अगर वो एक बार भी इनकार कर दे तो उसका फ्यूचर दांव पे लग सकता है। इसीलिए जैसे साहबानों का एक केस था जिसमें उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया था, 3 बार तलाक बोला डिजिटल एविडेंस को ठीक से दिया जाए तो सेक्शन 65B सर्टिफिकेट के साथ सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि डिजिटल के थ्रू किया गया है, को कभी डराया जाता है, पॉलिटिक्स के नेता जो है उसे दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर पुलिस वाले जो है कभी पुलिस कस्टडी की तरफ से बोलता है कि आपस में जो है उसको सॉल्व कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो क्राइम म्यूचुअल करने का ही नहीं है वो म्यूचुअल होगा कैसे? अब किसी का रेप हुआ और बोला जाए 10,000 रुपए लेकर के तुम चुप हो जाओ। कहाँ से स्टार्ट हुई, किससे स्टार्ट हुई बताइए? बताइए। प्यार में ये चीज नहीं देखा जाता है। अगर प्यार में ये चीज देखा जाता तो फिर हीर रांझा लैला मजनू की स्टोरी ना रहती। अगर प्यार में ये सब देखना शुरू कर दो तो फिर कोई गरीब कोई अमीर करते करते तो प्यार ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में प्यार की जरूरत है, ना कि गरीबी और अमीरी और काम को देखा जाए। मेरे अम्मी सबसे 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 अच्छे, अब्बू तो जान थे, चले गए, खैर कोई बात नहीं। और वो इतना है कि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि जब पढ़ने के लिए नींद नहीं टूटता था ना तो अब्बू आते थे उठाने के लिए। पहला कमाई किए थे तो अब्बू बहुत खुश हुए थे कि मैं माँ बाप का दुआ कबूल होती है। हाँ बिल्कुल, माँ बाप की दुआ कबूल होती है 100%, 100 में 100%। और जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। एक जगह क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद पुलिस गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था, आप बोले यहाँ पे शायद मर्डर हुआ। जैसे विक्टिम गलत है, हमको इंसाफ चाहिए, इतना समझो बस, और कुछ नहीं। अगर इंसाफ ना मिले तो अपर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट किस लिए? आपको तो बोल ही दिया गया पैरामिड है, नीचे ना मिला ऊपर चल जाओ, ऊपर ना मिला और ऊपर चल जाओ, वो भी ना मिला और ऊपर चल जाओ, इंसाफ मिले। लोग आजकल हवस के पुजारी हो गए हैं, उनको जिस्म चाहिए, दिमाग में सिर्फ जिस्म चलता रहता है। वो ये नहीं देखते किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। वो छोटे छोटे बच्चे को हवस का शिकार बना दे रहे। इंडियन लॉ पॉलिटिक्स के गुलाम है, पैसे वालों के गुलाम है, या फिर ये समझा जाए कि मतलब गरीबों के लिए जो है एक गुंडा है और जो है अमीरों के लिए एक बहुत अच्छे लोग हैं। तो फिर हमारे इंडिया में जो है क्यों गरीबों के साथ जो है अन्याय होती है, उनके बेटियों के साथ जो है गलत व्यवहार होते हैं, फिर भी जो है हमारे जजेस है खामोश रहते हैं। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। आज के एपिसोड बातों बातों में आज के गेस्ट हैं एडवोकेट नाहिदा परवीन, जो कि एक फीमेल एडवोकेट है। और आज हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में और क्रिमिनल केसेस के बारे में और एफआईआर के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे इस एपिसोड में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों को भेजें, अपने अहबाब को भेजें। बाकी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है। एपिसोड बातों बातों का होस्ट मैं मोहम्मद नकी अली रजा, और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती लम्हात में से जो लम्हात हमारे ऑडियंस को और हमको सीखने का मौका मिला, इसके लिए। वैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बातों बातों के आप पहले गेस्ट हैं जो एज अ गर्ल है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट नाहिदा परवीन है। मैं सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन की मेंबर। चाहेंगे कि एज अ फर्स्ट गर्ल द बीबीएम पॉडकास्ट के जो है गेस्ट बनी आप, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? मेरी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी थी माशाअल्लाह। मैंने स्कूलिंग किया है शमसिया हाई मदरसा से, जो कि एक उर्दू मीडियम स्कूल है, ठीक है। और वहां से निकल के आज एक एडवोकेट हूँ।
जी। एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ। मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहाँ पर? सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन में, यानी कि हमारे सिलीगुड़ी कोर्ट में। तो आपको वहां से क्या क्या जो है एक्सपीरियंस हासिल हुआ अब तक? बहुत कुछ हासिल हुआ है। वो एक ऐसा जगह है जहाँ हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। प्रैक्टिसिंग का मतलब ही होता है हर दिन कुछ नया सीखना। मैं एक लड़की होकर के, एक मुस्लिम लड़की होकर के, जी। एक ऐसे घर से आई हूँ जहाँ पे मतलब लोग पढ़ाई लिखाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। हाँ, पर आज भाई बाप बहुत सपोर्ट किया, जब इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई। नाहिदा परवीन का कार्ड छपा के नहीं अब तक? हाँ, छुप गया है। बांटे के नहीं? बहुत बांट चुके हैं। अब तक किसी ने कहा कि नहीं आपको एडवोकेट? बहुत लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब भी कोर्ट में मिलते हैं वो लोग, कोर्ट्स में लोग हैं, कोर्ट्स में सीनियर है, जूनियर है, कॉलीग्स है, उसके अलावा जो क्लाइंट्स है वो लोग। तो अच्छा, मतलब जैसे कोई मेल अगर लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, तो उनको एडवोकेट साहब बोला जाता है ना अक्सर। और कोई अगर फीमेल हो तो जैसे आप हैं मैडम, साहिबा, साहिबा, वकील साहिबा। वकील साहिबा। तो वकील साहिबा कैसी है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। ठीक है। जी जी। आप जब लॉ कर रही थी तो आपके जो घर की हालत कैसी थी उस वक्त? मिडिल क्लास फैमिली कैसा होता है, सेम ऐसा ही है, हर मिडिल क्लास के जैसा। दिन कमाना रात खाना, उस हिसाब से मैं बहुत अच्छे घर से ही हूँ समझो तो। खुद का बिजनेस है अब्बू का, तो अब्बू भैया का सपोर्ट था बहुत ज्यादा। मेरे बड़े भैया पूरा सपोर्ट किए, फुल सपोर्ट। उन्होंने कहा पढ़ना है, जहां तक पढ़ना है पढ़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ, मुड़ के बस मत देखना, जहां तक जाना है जाओ, बस ये समझना मैं पीछे हूँ, जब भी जरूरत हो आवाज देना, एक बार मैं आ जाऊंगा। तो आज उनके ही बदौलत यहाँ तक है। क्या नाम था उनका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब जी, आपके बड़े भाई? बड़े भाई। तो एक बड़े भाई होने के नाते आप, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आप पर। जी, उसे करना भी चाहिए। और हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज में जो है अक्सर इन चीजों के बारे में जो है काफी अफवाहें हैं कि लड़की है एक दिन शादी तो हो ही जाएगी, है ना, इतने पढ़ लिख के क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा जलाना ही है ना, खाना बनाना ही है। वैसे आपकी शादी हुई कि नहीं? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। कैसे? लव मैरिज। मतलब लव मैरिज हुई तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, बताइए। बताइए। अकेले भैया मारेंगे। भैया मारेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड क्लासमेट है। क्लासमेट? हम लोग दोनों क्लास 5 से एक दूसरे को जानते हैं। एक अच्छे दोस्त रहे हैं जी। एक ऐसे दोस्त जो सुख दुख में हमेशा साथ आता हो जी। जब भी जरूरत पड़े फोन करने पे वो आ जाए, इस टाइप के दोस्त थे। चाहे मैं हूँ चाहे वो, दोनों सेम ऐसे थे। फिर घर वालों को जब पता चला कि इन लोग की दोस्ती बहुत अच्छी है, गहरी है, तो उन्होंने कहा कि शादी कर लो। तो सब राजी हो गए, शादी हो गई। आपने बताया कि आपके जो बड़े भाई थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया आपके लॉ पढ़ने के विषय, मतलब काफी सपोर्ट की वो। तो उनको ऐसा नहीं लगा अरे यार मैं तो बहन को सपोर्ट कर रही थी पढ़ाई के, ये क्या चक्कर बना रखा है, ऐसा कभी नहीं, उनको कभी ऐसा नहीं लगा। वो बहुत भरोसा भी करते हैं और उनका भरोसा कभी टूटा भी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं उनके खिलाफ कभी गई हूँ। उनके क्या, मेरे 5 भाई ऑलरेडी, ठीक है, 1 2 नहीं, 5 भाई की बहन हूं मैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाइयों का सर झुकाना पड़े। उन लोग के सर झुकने नहीं दिया गया है, हमेशा उन लोग का मान बढ़ाने का कोशिश किया गया है। ये नहीं कि आजादी मिला है तो आजादी का नाजायज फायदा उठाया जाए, हमेशा आजादी को आजादी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बस वैसे ही भैया लोगों को कभी ऐसा बुरा ही फील नहीं हुआ। भैया लोग का टॉपिक चल गया। तो एडवोकेट नाहिदा परवीन कितने नंबर के बाद आती हैं? मैं बहनों में मैं चौथे नंबर पे हूँ, और भाइयों और बहनों को मिला के मैं 7 भाई बहन के बाद हूँ। 7 भाई बहनों के बाद सबकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बस छोटे भाई बहन बाकी है। छोटे भाई बहन चाहेंगे उन लोगों को जो देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करे। नहीं, भाइयों के बारे में भाई बहुत सपोर्टिव है, सभी भाई, एक नहीं। आज भी मुझे जरूरत पड़ते एक कॉल पे वो लोग आ जाते हैं, ऐसे भाई है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं देखते, मेरे एक कॉल पे वो अभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसे है।
आपकी लव मेरी शादी हुई है ना, लव एंड अरेंज मैरिज। हाँ, लव कम अरेंज दोनों मिक्सिंग है समझ लीजिए। तो जैसे आलू की चटनी में प्याज भी भुना जाता है और तेल भी भुना जाता है, उसी तरह है ना जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लव मैरिज होती है शादी, फिर कुछ दिन के बाद जो है टूट जाती है, फिर जो है कोर्ट के चक्कर लगाते हैं हम। तो अब शादी से जो है क्या मतलब, शादी हकीकत में ऐसा ही है क्या, ये रिश्ता बंधन? मैं शादी करके इतना समझिए, शादी एक खूबसूरत पल है जिसको जीना चाहिए, और जीने के लिए कभी उतार चढ़ाव तो होता ही है, आम जिंदगी में भी होता है। हम किसी की बेटी है तो भी होता है, हम किसी की बहन है तो भी होता है, घर है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा ही। और अगर दोनों एक दूसरे को समझे तो कभी ये नौबत ही ना आए कि कोर्ट कचहरी करना पड़े। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका माइंड ही क्रिमिनल वाला होता है, उनसे तो सबको छुटकारा चाहिए ना। कोई किसी के अंदर तो दब के रहना नहीं चाहेगा। इसलिए कुछ रिश्ते जल्द ही टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते सालों साल चलते हैं। तो सालों साल बनाए रखने के लिए एक रिश्ते को एक हस्बैंड वाइफ क्या करे? प्यार एक दूसरे से बेहद करे, एक दूसरे को समझे, सबसे ज्यादा जरूरी है। जब उसका दिन खराब हो तो उसके सपोर्ट में तुम खड़ी हो जाओ, और जब तुम्हारा दिन खराब हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये सपोर्टिंग सिस्टम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आपके हस्बैंड क्या एडवोकेट है? नहीं, मेरे हस्बैंड एडवोकेट नहीं है। फिर क्लासमेट फ्रेंड भी हैं आप लोग? हाँ। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ एडवोकेट साहिबा नाहिदा परवीन हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं बोल के? प्यार में ये चीज नहीं देखा जाता है। अगर प्यार में ये चीज देखा जाता तो फिर हीर रांझा लैला मजनू की स्टोरी ना रहती। अगर प्यार में ये सब देखना शुरू कर दे तो फिर कोई गरीब कोई अमीर करते करते तो प्यार ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में प्यार की जरूरत है, ना कि गरीबी और अमीरी और काम को देखा जाए। आपकी सैलरी मंथली कितनी है? फिर भी उनसे ज्यादा है कि आप उनसे कम है? हस्बैंड कभी ऐसे काउंट नहीं किए, लेकिन फिर भी आई थिंक मेरे हस्बैंड का ज्यादा है। आई थिंक उनका ज्यादा है, क्योंकि पूरा घर वो अरेंज करते हैं। अगर उनका इनकम नहीं है तो अरेंज कैसे हो रहा है? कभी पैसों के बारे मामले में झगड़ा वगैरह? कभी नहीं। मुझे जबरदस्ती उनको देना पड़ता है, वो लेना भी नहीं चाहते। उनका कहना है कि तुम्हारा पैसा है तुम रखो, तुम मेहनत की तुम रखो। कभी वो लेते नहीं है। हाँ, कभी ऊंच नीच होने पे एक दूसरे का तो मदद कोई भी करता है। तो वैसे ही एक हस्बैंड वाइफ का प्यार को बरकरार रखने के लिए क्या पैसों की जरूरत है? हाँ, पैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्यार बरकरार रखने के लिए, ऐसा है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। प्यार तो पैसा से नहीं खरीदा जा सकता ना, और जहाँ प्यार होगा वहां पैसा आएगा ही नहीं बीच में। जिंदगी जीना के लिए मगर पैसा चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट चीज है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोहब्बत है। मैं कहूँ आपको कि दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ते जो है आपको प्यार की तरफ खींच लेके जा रहा है और एक रास्ते आपको पैसे की तरफ लेके जा रहा है। तो आप किन चीज को चुनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लव, देन मनी। आई वॉन्ट लव। मुझे अच्छा लगता है प्यार देना लोगों को और प्यार लेना मुझे पसंद है। पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पर मुझे प्यार चाहिए ना। प्यार से वो इज्जत मिलता है ना जो पैसा से नहीं मिलता है। लोग मुंह पे तारीफ कर देंगे पर पीठ पीछे नहीं करेंगे। पर जब किसी को प्यार दिया जाए ना, वो जिंदगी भर याद रखते हैं कि हाँ वो लड़की थी, अच्छी थी, वो जरूरत पड़ने पे काम आती थी। कभी भी उसको कुछ बोला गया तो वो इनकार नहीं की, उसके दिल में मोहब्बत है। इसलिए माँ बाप के बारे में आपका क्या ख्याल है? माँ बाप, मेरी अम्मी सबसे 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 अच्छी अम्मी है, मुझे ऐसा लगता है। वो सबकी होती है। नहीं, मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे खाना भी वो अपने हाथ से खिलाती थी। मैं बैठे रहती थी बुक्स में, क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग वीक था। ऐसा नहीं था कि शार्प माइंडेड गर्ल थी, जो भी पढ़ा एक बार में याद आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे रिवाइज करना पड़ता था, पढ़ाई को बार बार रिवाइज करना पड़ता था। तो जब मैं रिवाइज करती थी तो मेरी अम्मी मेरे पास बैठी रहती थी, वो मुझे हौसला देती थी, कोई बात नहीं है, आज करो कल कामयाबी मिल जाएगा। हाँ, और अब्बू तो जान थे, चले गए, खैर कोई बात नहीं। पर वो इतना है कि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि जब पढ़ने के लिए नींद नहीं टूटता था ना, तो अब्बू आते थे उठाने के लिए कि उठो पढ़ो, पढ़ोगी नहीं। और जब पहला कमाई किए थे
तो अब्बू बहुत खुश हुए थे जब फर्स्ट टाइम 500 रुपए मिला था ना सीनियर से, तो ऐसा लग रहा था कि वो 5000 के बराबर है। और वो जब अब्बू के हाथ में दिए थे तो अब्बू एक ही दुआ दिए थे कि जिंदगी में तुम कामयाब हो जाओगी। और आज इंशाल्लाह मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब्बू को दुआ कबूल हो गई है। क्या वाकई में माँ बाप का दुआ कबूल होती है? हाँ बिल्कुल, माँ बाप की दुआ कबूल होती है 100%। 100 में 100%। बहुत सारे लोग तो माँ बाप को मतलब गालियां भी देते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं। देखो, रिश्ते के दो पहलू है। जब माँ बाप कुछ गलत करते हैं ना, तभी बच्चा उनके साथ गलत करता है, और जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। मेन है बोना। अगर आप सही बोएंगे तो सही पाएंगे। आप फसल ही गलत बोए हैं, बीज बोए हैं जौ का और मांगेंगे गेहूं, तो कहाँ से मिलेगा? खुद ही तालीम गलत दे दिए तो फिर क्या होगा? रिश्ता तो खराब हो ही जाएगा ना। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों के सपोर्ट करे, प्यार करे, उनसे उनके हिसाब से उनको प्यार दे। ना कि आज वो मांग रहे टॉय चाहिए, आज टॉय दे दिए, कल होकर के बोलेंगे नहीं ये टॉय गंदा चीज है, तो ये गलत बात है ना। उनको तो आप पहले दे चुके हैं। हाँ, तो आप उनको दूसरे तरीके से समझाइए कि बाबू जब तुमको टॉय खेलने का टाइम था तब तुम टॉय खेल लिए, अब तुम्हारा टाइम नहीं है। तो जब उसको प्यार से समझाया जाएगा तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज को समझना शुरू कर देगा। मूवी देखते हैं आप? लगभग। मतलब सोशल मीडिया में कौन सा ज्यादा यूज करते हैं प्लेटफॉर्म? फेसबुक। क्या क्या आता है आपके फीड में? मूवीज क्लिप्स और अच्छा, सीरियल देखते हैं कि नहीं? सीरियल, पाकिस्तानी सीरियल। उसमें जिसमें सास बहू वाला जो चक्कर आता है? ना, मुझे वो पसंद नहीं है, ड्रामेटिक। बिग बॉस? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बहुत ड्रामा होता है। बिग बॉस तो लोग पूरा एंजॉय करके देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं पसंद। मजा आता है लोग। वो झगड़ा करने का जगह दिखता है मुझे। आप लोगों को तो चाहिए भी वही। ना, ऐसा कुछ एक लड़की को तो वही चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं उसमें टिप्स मिलता है, घर में किस तरह जो है आग लगाया जाए, किस तरह जो है। घर शांति का जगह है, ना कि आग लगाने की जगह है। जब लोग खट के आते हैं ना, चाहे मर्द हो चाहे काम करने वाली औरतें, घर एक ऐसा प्लेस है जहाँ सुकून मिलता है। सारा टेंशन बाहर छोड़ के आ जाओ, घर में एक सुकून है, फैमिली है, माँ है, बहन है, भाई है, सब है, सबके पास आराम से रहो। वो जो पीछे क्या हुआ था सब भूल जाता है आदमी। इसलिए फैमिली आग लगाने के लिए नहीं है। सीरियल्स में तो दिखाते हैं कि बहू ने इस तरह किया, वो बहू को किस तरह फंसाना है। वो सीरियल है, इसलिए उसको ड्रामा कहा गया है। उसको रियलिटी में ले सकते हैं कि नहीं? ना, इतना ज्यादा नहीं होता है जितना वहां दिखाया जाता है। ये फिल्म या फिर कोई भी ड्रामा एक इंसान की लाइफ को बेहतर बना सकता है? कभी कभी हाँ, कुछ मोटिवेशन फिल्म होते हैं, जैसे अभी 12th फेल आया था, बहुत ही मोटिवेशन फिल्म था। जो लोग सोचते हैं कि अब हार मान जाएंगे, नहीं हो पाएगा, वो लोग देख सकते हैं। वो देख करके कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ हासिल हो सकता है। कुछ ड्रामा ऐसे भी है, जैसे मेरे अब्बू को पसंद था CID। लोग बहुत चाव से देखते थे, अभी भी देखते हैं। हाँ। तो वैसा कुछ चीजें हैं जो कि देखना चाहिए। और जिंदगी में थोड़ा सा ड्रामा सबको चाहिए होता है। मतलब फनी चीजें सबको चाहिए होता है। हमेशा जो है एक ही माइंड में रहेंगे तो लोग जो है बोर हो जाते हैं। फिर बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, उसने तो ऐसे किया। तो अच्छा, आपके नजर में एजुकेशन का क्या मोल है? एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हुजूर नहीं आए थे तो एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया, ठीक है। हुजूर आने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि एजुकेशन सिर्फ लड़का हासिल करेगा, उन्होंने ये कहा एजुकेशन दोनों के लिए, लड़का और लड़की। और बेसिकली उन्होंने फोकस किया कि लड़की ज्यादा पढ़े। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कहा माँ एक मदरसा है, ठीक है। एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, और एक लड़का पढ़ेगा वो खुद पढ़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे हम मुस्लिम में कहें या एज ए हिंदुस्तानी कहें। हम लोग को अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए। विदाउट एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। आज हम लोग को कहीं जाना हो तो क्या करेंगे? एजुकेशन के बगैर चले जाएंगे? जब बोर्ड ही नहीं पढ़ने आएगा तो कैसे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कहाँ ले जा रहा है सफर, नहीं ले जा रहा है। इसलिए पढ़ाई करो, सबको पढ़ना चाहिए, लड़की हो या लड़का। आपके लाइफ में एजुकेशन ने क्या कुछ बेहतरी किया?
बहुत क्या कुछ क्या बेहतरी बेहतरी किया है एजुकेशन में। मुझे जो लगता है कि तौर तरीका चेंज हो जाता है, बोलने का सलाहियत चेंज हो जाता है, एक डर, एक खौफ, जो नर्वसनेस होता है वो खत्म हो जाता है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना, पावर है, पावर। जैसे मान लो जैसे एक कलम का पावर सिर्फ एजुकेशन से ही मिल सकता है, उसके अलावा किसी चीज से हासिल नहीं हो सकता है। एक अनपढ़ को दोगे ना पेन, तो वो सोचेगा क्या काम का है, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं। फेंक देता है। पर एक पढ़े लिखे को दोगे ना, तो वो उससे इतिहास बदल सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि सबको यही कहना चाहिए, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में उसको सलीका भी सिखाओ, तरीका भी सिखाओ। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं। बेटा बचाओ कि हर कोई चाहता है मेरा बेटा पढ़े, हाँ बेटा को तो इल्म सबको ही देता है, हाँ। पर बेटियों को बहुत जगह पे नहीं मिल पाता है। 12th के बाद बोलते नहीं शादी करा देंगे, 10 के बाद बोलते नहीं हो गई बड़ी शादी करा देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अभी तो सरकार भी बहुत हेल्प करता है, सरकार भी बहुत सब्सिडी देता है, स्कॉलरशिप देता है पढ़ने के लिए। बेटियां अगर पढ़ने में तेज है तो उनको पढ़ाना ही जरूरी है। फिर तो हमारी बेटियां तो दूसरों के घर में रहेगी, फिर उसको आपका पढ़ाने ही की क्या वंश जरूरत है? को तो वो पढ़ा करके आगे बढ़ाएगी ना। अगर वो खुद पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो आपका वंश को कैसे वो पढ़ाएगी? वो तो जानेगी नहीं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर तो उनको फिर दूसरे घर में तो जाना है। तो दूसरे के घर में जाना है तो क्या दूसरे के घर में ऐसा थोड़ी बोला गया है कि तुम जाकर सिर्फ चूल्हा चौकी ही करो? चूल्हा तो जलाना ही है ना। वो तो करना ही है, हर किसी को करना रहता तो है। फिर क्यों पढ़ाए हम? पढ़ाएंगे नहीं तो वो जानेगी कैसे कि सही क्या है गलत क्या है? कल होकर के उसके साथ कुछ गलत होते रहेगा तो वो तो सहते रहेगी, वो तो जानेगी ही नहीं कि ये सही है या गलत है। अगर हमको उसको अवेयर ही नहीं करे तो वो कैसे जानेगी कि मेरे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये है। तो बगैर पढ़ के भी तो मतलब जान सकती है ना। कैसे जानेगी? बगैर पढ़े लिखे लोग जानते हैं? जानते क्यों नहीं कैसे जानते, क्या जानते हैं? हमारे हिंदुस्तान में तो लोग जान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बगैर पढ़े लिखे तो जान रहे हैं। वो देखो, एक बात बता रही हूँ कि जब कम इल्म होना वो खतरनाक हो जाता है, और जब इल्म होना तो वो विशाल बना देता है। तो कम एजुकेशन हमेशा खतरा लेता है, तो खतरा मत बनो, विशाल बनो। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू जैसा एजुकेट नेता चाहिए, या फिर तो आज ऐसे के में दौर में तो फिर जवाहरलाल नेहरू को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एज अ लॉयर भी थे, जहां तक मुझे अभी ध्यान में आ रहा है। एज अ लॉयर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, और एक लॉयर, पढ़ा लिखा इंसान हर किसी को चाहिए ना। तो जवाहरलाल नेहरू। आपने बिहार इलेक्शन देखा, रिजल्ट क्या आया? क्या क्या देखने को मिला आपको सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया के थ्रू तो इतना मालूम चला कि वोटिंग सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ है। वोटिंग और फिर जाकर के जो भी पोलिंग बूथ से जो भी ये होता है बॉक्सेस वगैरह जिसमें वोटिंग लिस्ट, ये पर्ची बोलते हैं ना उसको, क्या वो सब है। और फिर मैंने सोशल मीडिया में ये भी देखा था कि जो वो स्लिप्स वगैरह है वो सब ऐसी कचरा में फेंका हुआ था। तो कैसे हुआ ये तो पता नहीं, मुझे पता नहीं है। जो जीत हासिल की हो, आप कह पाएंगे कौन कौन है वो? बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी है जो क्रिमिनल थे, अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है बुरा काम किया, दूसरों के माँ और बहनों के साथ जो है गलत व्यवहार किया, और फिर जो है वो इलेक्शन भी जीत गए। और जिधर एक पढ़े लिखे जो बड़े औहदा के जो है एक प्रोफेसर भी रहे, बड़े बड़े नेता भी रहे, लेकिन फिर भी हार गए। इसका रीजन क्या है? मैं इतना ही बता सकती हूँ, इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर लोग अवेयर ही नहीं है कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं, तो यही होगा ना, क्रिमिनल ही आगे बढ़ जाएंगे। अगर उनको पता होता कि पढ़े लिखे होते, देखते हैं क्या है नहीं है। ऐसे हमारे बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला राज्य है हिंदुस्तान में, फिर भी वहां पे ऐसा हो गया। तो ये सोचने की बात है, क्यों हो रहा है? गौर फिक्र करे लोग बेवकूफ है या फिर हमारा जो सिस्टम गड़बड़ है? आपकी नजर में क्या है? सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आना चाहिए।
मतलब लोग तो बेवकूफ नहीं होंगे ना नहीं। कि जो है एक क्रिमिनल को जो है अपना मतलब जो है लीडर चुनेंगे, एज अ लीडर चुनेंगे। अगर बिहार इलेक्शन का बात किया जाए तो बेवकूफ थे ही वो लोग, तभी तो किए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिस्टम गड़बड़ है। इतना भी सिस्टम गड़बड़ नहीं हो सकता है। अगर हम 10 वोट किसी को दे रहे हैं जी। और उसमें 20 दिख रहा है, तो 10 तो हम दिए हैं ना। तो हम क्यों दिए, हम क्यों नहीं गए एजुकेशन के पास? अगर हम एजुकेटेड पर्सन के पास जाते तो वो 10 भी तो वहां नहीं जाता। तो इसलिए हुआ सब। तो आपको लगता है कि एजुकेशन होना चाहिए एक आदमी के हाँ, अंदर? बिल्कुल। एजुकेशन से हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं अपने मतलब मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कंट्री में? एजुकेशन ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर एजुकेशन ही नहीं होगा तो लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारी जरूरत क्या क्या चीज है, कहाँ क्या चेंजेस आना चाहिए। लोग को स्कूल की जरूरत है, आजकल स्कूल ही नहीं है और लोग मंदिर और मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। मेन इम्पोर्टेंट तो स्कूल है ना। बच्चे कहाँ पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, माँ बाप भी नहीं देखता। अब सब सोशल मीडिया में बिजी है, अपने अपने इंस्टाग्राम में बिजी है, पर बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं वो भी ध्यान नहीं जाता है। हमारे मतलब मिडिल क्लास से जो नीचे लोग हैं, वो लोग के बच्चों को देख लेना, कभी भी वो हिसाब से नहीं पढ़ते जैसे पढ़ना चाहिए। और माँ बाप भी एजुकेटेड नहीं है कि वो भी ध्यान दे। वो ट्यूशंस के भरोसे छोड़ देते हैं। और ट्यूशंस भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना वो दे सकता है। वो तो दिन रात उसको घोल के पिलाएगा नहीं। अगर माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो लेके बैठेंगे तो कम से कम कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। इसलिए वो हमारे कल है, फ्यूचर है वो हमारा। अगर फ्यूचर का बेस हम लोग मजबूत ना करें तो क्या फायदा होगा? फ्यूचर तो खराब ही होगा ना। होगा। हम बंगाल में हैं और बंगाल की जो है एजुकेशन सिस्टम की हालत कैसी है? मैं खुद सरकारी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे तो इतना खास इल्म नहीं है, पर मुझे इतना समझ में आता है कि सरकारी मीडियम से भी पढ़ के लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आगे तो बढ़ते हैं। हाँ। बढ़ने वाले बढ़ जाते हैं जैसे भी हो, उनको मतलब बढ़ने वाले नहीं, जिसकी चाह हो वो बढ़ जाए। हाँ। तो वो जैसे भी हो बढ़ जाते हैं। अंधेरे, अगर घर में लाइट भी नहीं है तो बत्ती जला के तो पढ़ लेते हैं ना। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल के बगल में जो है और भी स्टेट है, जैसे सिक्किम है, और जैसे पहाड़ी एरिया में जब जाएंगे आप, जो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं जो हमारे वेस्ट बंगाल के जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं बोल पाते हैं। वहां पे इंग्लिश को मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया जाता है। एक सब्जेक्ट बेसिक ही उन लोग का तेज किया जाता है कि तुमको बोलना है, तुमको इंग्लिश में बात करना होगा। माँ बाप भी एजुकेटेड है, लेकिन बच्चे फेलियर्स बच्चे जो है वो भी अच्छे से बोल लेंगे, जबरदस्त बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, क्योंकि उन लोग का माहौल है, घर का माहौल ही। अगर हम लोग बोलेंगे आवई छी जावई छी तो क्या होगा? उन लोग का माहौल में ही है इंग्लिश में बात करो। माँ बाप प्रेशर करता है इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश अगर नहीं आता है तो मत बोलो। उन लोग का देखना एक सिस्टम है, या तो नेपाली में बात करेंगे या तो इंग्लिश में बात करेंगे, और जरूरत पड़ने पे हिंदी बोलते हैं। जहाँ पे वो देखते हैं कि मेरा ये 2 लैंग्वेज नहीं चल पाएगा तो वो हिंदी बोलते हैं। उन लोग का बेसिक ही मजबूत किया गया। एक क्रिमिनल केस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? क्राइम से या इंफॉर्मेशन से? इंफॉर्मेशन से। जैसे पुलिस को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा तो वो क्रिमिनल केस का शुरुआत कैसे होगा? इंफॉर्मेशन ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बगल में जो है हमारे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ किसी ने क्राइम किया, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन पहुंची पुलिस तक, फिर उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस को क्राइम की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनका पहला ऑफिशियल स्टेप क्या होता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा, उसके बाद देखा जाएगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर रेडी कर देगी, और नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो वो मैजिस्ट्रेट से अपील करके परमिशन लेकर के वो फिर जाकर के क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन करेगी। एफआईआर और कंप्लेंट में बेसिक फर्क क्या होता है? एफआईआर पुलिस के पास रजिस्टर्ड किया जाता है और कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट के पास। कंप्लेनेंट एफआईआर में क्राइम कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा डालना पड़ता है। पर कंप्लेनेंट में एक जो कंप्लेनेंट होता है वो
कोर्ट से मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है, और अपील करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। मतलब जब कोर्ट ऑर्डर देगा तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगा, पर एफआईआर में एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। कोई केस एफआईआर के बिना स्टार्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? एफआईआर के बिना इसलिए स्टार्ट हो सकता है क्यों, जब पुलिस को ऐसा लगे कि कोई क्राइम होने वाला है तो वो तो उस क्राइम से पहले जाएगी ना, वहां पे जाकर इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर मेरे को पता चले कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे कंप्लेन करना है, तो मैं मजिस्ट्रेट के पास तो जा सकती हूँ ना, जा करके एफआईआर मतलब एफआईआर से पहले वहां जा करके अपील कर सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से स्टेप जरूरी होती है? एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट देखा जाता है कि क्राइम डेट क्या है, क्राइम प्लेस क्या है, क्राइम एक्यूज पर्सन कौन है। अगर मालूम है तो एक्यूज पर्सन का नाम होना जरूरी है, विटनेसेस कौन कौन है, और ये सब के बाद ये देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन करना। फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पुलिस स्टार्ट कर देती है। अगर पुलिस एफआईआर लेने से मना कर दे तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? अगर पुलिस एफआईआर लेने से मना कर दे तो आम आदमी ये कर सकते हैं, एसपी के पास सीआरपीसी 154 सब क्लाउज 3 के अंदर एसपी को कंप्लेन कर सकती है, और उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी 156 सब क्लाउज 3 में मैजिस्ट्रेट को भी कंप्लेन कर सकती है, और मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बोलेगी, तब पुलिस जाकर के इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, फिल्मों में दिखाता है कि कोई गरीब आदमी पर जो है विलन अत्याचार किया, उसको मारा पीटा, फिर वो क्या किया, कुछ बदसलूकी किया घर वालों से, फिर करने के बाद फिर क्या हुआ कि गरीब बेचारा गया पुलिस के पास जाने के बाद फिर क्या हुआ कि कंप्लेंट करने वाला था, और जो ऑफिसर बैठा है वो मार के भगा देता है। ऐसे ही फिल्मों में दिखाया जाता है। क्या ये रियल होता है या फिर? नहीं, रियल नहीं है ये, पर हाँ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों के वजह से, कुछ पुलिस कर्मचारी के वजह से बदनाम हो जाते हैं पुलिस। कोई ऐसे होते हैं कुछ क्राइम में कि वो लोग एफआईआर तो ले लिए पर उसके में जो एक्शन लेना है उनको वो नहीं लिए। तो जब आपको पता चले कि एफआईआर मेरा ले तो लिया गया पर मेरे साथ मेरा मतलब फायदा नहीं हो रहा उससे, ठीक है, पुलिस मेरे साथ तो कोई इंसाफ ही नहीं कर रहा है, वो तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, तो आप अपर एसपी के पास जा सकते हैं। एसपी पुलिस को दबाव देगा कि भाई तुम्हारे जुडिडिक्शन में आ रहा है, तुम ये काम क्यों नहीं किया, तो वो फिर उस काम को करेगा। ये सीआरपीसी 154 सब क्लाउज 3 में बताया गया है। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एफआईआर लिखने के बाद पुलिस का नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्यूज को अरेस्ट, वो चाहे मतलब बहुत सारे केसेस में अरेस्ट कर सकता है, बहुत सारे केसेस में अरेस्ट नहीं किया जाता है। अगर कोई केसेस में 7 साल तक मिनिमम 7 साल तक अगर सजा है तो उस केसेस में पुलिस अरेस्ट नहीं करता है। उसमें 41 नोटिस का एक सीआरपीसी 41 नोटिस और अभी बीएनएसएस का 35 नोटिस कॉम्प्लाई करने का है कि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा नहीं करेगा एक्यूज, ऐसे करके है। मगर कोई केसेस ऐसे हैं जिसमें कि एक्यूज को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे मर्डर, रेप, ये जो कि 10 साल के ऊपर का इम्प्रिजमेंट है जिस केस में, उसमें पुलिस अरेस्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली किस मोमेंट से स्टार्ट माना जाता है? मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट करने के वक्त पुलिस को क्या क्या बताना जरूरी होता है? अरेस्ट करने के बाद पुलिस को ये बताना सबसे पहले जरूरी होता है कि अरेस्ट किस वजह से किया जा रहा है, सेक्शन ऑफ लॉ ये भी बताना चाहिए, उनके फैमिली को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, प्लस मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है एक्यूज का, और 24 आवर्स के बाद मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को लाना पड़ता है। स्टेज इन्वेस्टिगेशन से पहले शुरू हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जैसे एंटीसिपेटरी बिल,
यानी कि अरेस्ट होने से पहले ये मुझे मालूम चल गया कि मेरे अगेंस्ट में केस होने वाला है, तो मैं एंटिसिपेटरी बेल ले सकती हूँ। उसके बाद एक है रेगुलर बेल, यानी कि मुझे जब अरेस्ट कर लिया गया तो मैं कोर्ट से बेल लूंगी। और एक है इंटरिम बेल, जब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि इनको बेल दे सकते हैं पर ये भाग जाए या कुछ कर सकता है तो इंटरिम बेल मिलता है, यानी कुछ पीरियड का बेल। उसके बाद वो बेल कैंसिल भी हो सकता है कोई भी रीजन से। कोई भी रीजन से नहीं, तो मतलब जब अगर वो क्राइम दोबारा करता है या कुछ करता है, वो कोर्ट में नहीं प्रेजेंट होता है तो वो कैंसिल होता जज है। क्रिमिनल केस को कैसे एडमिट करता है? जब पुलिस कोर्ट पे चार्जशीट फाइल करती है और ये पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, जब जज को ये सब मालूम चल जाता है तो चार्जशीट के हिसाब से एडमिट कोर्ट फार्मिंग ऑफ चार्जेस का फैसला किस बेस पर लेती है? कोर्ट फार्मिंग ऑफ चार्जेस का फैसला चार्जशीट के बाद जो भी प्राइमा फेसी आता है उसके बाद ही मतलब फार्मिंग का फैसला ले पाती है। वो देखती है कि उसके अगेंस्ट में जो भी सेक्शन लगाया गया है चार्जशीट में क्या वो क्लियर किया गया है। अगर चार्जशीट में क्लियर किया गया है तो फिर वो फार्मिंग का फैसला ले सकती है। ट्रायल ऑफिशियली कौन से मोमेंट से स्टार्ट होता है? चार्ज फ्रेंड, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, उसके बाद स्टेटमेंट, एक्यूज विटनेस, आर्ग्यूमेंट, जजमेंट। कोर्ट फाइनल जजमेंट किस चीजों पर बेस करके देती है? प्रोसिक्यूशन विटनेस, एविडेंस, विटनेस और आर्ग्यूमेंट सबको देखते हुए अगर उसके खिलाफ केस को मतलब साबित हो रहा है कि वो क्राइम किया है तो ही जज उसको मतलब जजमेंट देती है। अगर उसके खिलाफ केस साबित ही नहीं होता है तो फिर उसके हक में जाता है वो। इसलिए लॉयर्स जब किसी केस में अगर अपने एक्यूज के तरफ से कोई पुख्ता सबूत ना दे पाए तो वो कॉन्विक्ट हो जाता है, यानी कि एक्यूज्ड गिल्टी हो जाता है। और अगर लॉयर उसके अगेंस्ट में जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं अगर वो बता दे अपने स्किल के थ्रू कि नहीं वो उस क्राइम में था ही नहीं, तो फिर जाकर के आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट होता है। गिल्टी होने के बाद एक्यूज्ड के पास अपील के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं? जब कोई क्राइम होता है तो एक मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मजिस्ट्रेट अगर जजमेंट दिया कि आप गिल्टी हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम सेशन जज के पास जाएं। सेशन जज भी अगर मुझे गिल्टी प्लीड कर दिए कि आप गिल्टी हैं तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। हाई कोर्ट भी अगर नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट। ये एक पिरामिड है, लोअर हायर हायर एंड देन हायर। एक पिरामिड शकल का है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग के जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी काम है अगर मतलब जजमेंट मिलने के बाद मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैंने तो ये क्राइम किया ही नहीं है तो मैं अपर फोरम में जा सकता हूँ। क्रिमिनल केस में अपील का टाइम लिमिट क्या होता है? क्रिमिनल केस में अपील का टाइम लिमिट 90 डेज, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 30 डेज, सेशन कोर्ट में 60 डेज और हाई कोर्ट में 90 डेज। एविडेंस के कितने टाइप्स होते हैं? एविडेंस के 3 टाइप होते हैं, एक ओरल, एक डॉक्यूमेंटरी, तीसरा फॉरेंसिक। ओरल यानी कि वर्बली हम किसी चीज को बोल करके, और डॉक्यूमेंटरी यानी पेपर वर्क के थ्रू, फॉरेंसिक यानी कि डीएनए या फिर मेडिकल के थ्रू जब कोई चीज प्रूव करते एविडेंस कलेक्ट करते तो उसे 3 टाइप होते हैं। डिजिटल एविडेंस कोर्ट में कितना पावरफुल होता है? डिजिटल एविडेंस कोर्ट में बहुत पावरफुल माना जाता है। अगर डिजिटल एविडेंस को ठीक से दिया जाए तो सेक्शन 65B सर्टिफिकेट के साथ सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि डिजिटल के थ्रू किया गया है तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पड़ोस में किसी ने मर्डर किया और मैं रास्ते से जा रहा था, मैं वीडियो किया और उसको अपने फोन में रख लिया और जब कोर्ट में गया, जब पुलिस ने एविडेंस मांगा और जो क्राइम करने वाला उसने कहा कि मैंने क्राइम नहीं किया है,
तो उसके तरफ से मैं बोला कि नहीं, ये इसने क्राइम किया है और मेरे पास एविडेंस है, ये वीडियो है, तो क्या उससे भी क्या क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आजकल बहुत ही ज्यादा, वीडियो रिकॉर्डिंग तो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। हर घर घर में कैमरेज है, कैमरा के थ्रू चोर कौन है, डकैत कौन है, मर्डरर कौन है, सब पता चल जा रहा है। कौन क्राइम किया है, नहीं किया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट थिंग है ना। अगर तुम्हारे पास है वीडियो रिकॉर्डिंग, बस हाँ ये प्रूफ करना होगा पुलिस को कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ओरिजिनल है और इसी फोन से किया गया है। फॉरेंसिक के थ्रू वो जब प्रूफ कर देंगे कि नहीं ये वीडियो जो है ओरिजिनल है, फेक नहीं है, एडिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो इम्पोर्टेंट एविडेंस है केस के लिए। बहुत सारे ऐसे केस है जो पिछले सालों में, कई सालों पहले लोग किए थे। बहुत सारे लोग ने डॉक्यूमेंट्री की तरह वीडियो किया और उनसे पूछा गया कि चलो बताओ वो वाला केस किसने किया था। जो किया है एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उसने किया केस, उसने मर्डर किया, उसने वो किया, सारे लोगों का नाम भी बता रहा है, विटनेस, क्राइम करने वाले शख्स। तो क्या हम इससे केस को रीओपन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे करेंगे? रीओपन करने का तरीका है, लोअर कोर्ट में तो नहीं होगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और ये विक्टिम ही कर सकता है। अगर विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, अगर वो उसका जो भी कंप्लेनेंट है, अगर वो विक्टिम है तो ठीक है, नहीं तो कोई उसका गार्जियन कोई तो होगा जो कंप्लेन किया है, एफआईआर किया है, तो वो चाहे तो अपर कोर्ट में जा सकता है कि मेरे पास विटनेसेस है, आई विटनेस है, ये जो भी चार्जशीट आया है वो गलत है, चैलेंज कर सकता है। रीओपन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब किसी का मर्डर हुआ तो एफआईआर तो हुआ ही, कंप्लेन हुआ, होने के बाद केस तो चल ही रहा है, बेल मिल गया, बेल मिलने के बाद चार्जशीट वगैरह आया, आने के बाद केस चलता ही है। ऐसा नहीं है कि बेल मिल गया तो लोग आजाद घूम रहे हैं, ये कोई ऐसा रूल नहीं है। वहां पे बेल मिलने के बाद आपको कोर्ट जाना ही पड़ता है। अगर मर्डर किया है वो खुद से एक्सेप्ट करता है तो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो पुलिस के सामने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लोकल आदमी के सामने, वो पुलिस के सामने अगर अपना जुर्म कबूल करता है तो वो माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल 2002 का केस है ना, मैं अगर रीओपन करता हूं तो हो सकता है। केस देखना होगा किस टाइप का केस है, केस में भी तो टाइप्स है ना, बहुत सारे केसेस है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अगर वो केसेस चल रहे हैं और चलते चलते अचानक बंद हो गए तो क्यों बंद हुए वो पता कर सकते हैं, पर ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है विटनेसेस आते नहीं है। अब क्या हुआ, एक जगह क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद पुलिस गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था, आप बोले यहाँ पे शायद मर्डर हुआ, तो अब क्या हुआ, पुलिस आपका नाम लिख दिया, ठीक है, आप वहां प्रेजेंट नहीं थे, आप भी किसी से सुने थे कि वहां पे क्राइम हुआ है, आपने पुलिस को बोला शायद यहाँ पे मर्डर हुआ है, अब आपका नाम विटनेस के तौर पे चार्जशीट में दे दिया गया। तो अब क्या हुआ, आपको जब पोस्ट समन भेज रहा, आओ विटनेस दे के जाओ, अपना साक्षी दे के जाओ, अपना बयान दे के जाओ, तो आप क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम तो जाएंगे क्यों, हम तो क्राइम के टाइम में थे ही नहीं, मेरा नाम कैसे दे दिया गया, हम क्यों जाए। तो जब एक बार आपको कोर्ट बोलता आओ, आप नहीं आए, दूसरा फिर बोलता आओ, आप नहीं आए, तीसरी बार तो कोर्ट का तो आप उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट में वारंट इशू कर देगा। वारंट इशू करेगा तो आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा। वो वारंट इशू क्या करेगा? वारंट इशू ये मतलब हुआ कि आप कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे, जब वो आपको बुलाया रहा है आप नहीं आ रहे, तो आप आइए, बेल लीजिए, फिर आप बताइए कि क्राइम में आप थे या नहीं थे। अगर आप वहां पे जाके बोलते हैं कि नहीं हम क्राइम में तो थे ही नहीं, मेरा नाम ऐसे ही आ गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो बस ये होता है कि विक्टिम जो रहता है ना, जो विक्टिम के फैमिली मेंबर है, जिसके घर में मर्डर हुआ है, जिसके फादर चले गए, भाई चला गया, बाप चला, उसका केस वीक हो जाता है, उसका केस वीक हो जाता है। इसलिए जब भी विटनेसेस जो होते हैं ना, उनको याद होना चाहिए कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। जैसे विक्टिम्स को कभी डराया जाता है, पॉलिटिक्स के नेता जो है उसे दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर पुलिस वाले जो है कभी पुलिस कस्टडी की तरफ से बोलता है कि आपस में जो है उसको सॉल्व कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो क्राइम म्यूचुअल करने का ही नहीं है, वो म्यूचुअल होगा कैसे? अब किसी का रेप हुआ और बोला जाए 10,000 रुपए लेकर के तुम चुप हो जाओ,
वो उसका इज्जत तो नहीं लुटा पाएगा ना। इस तरह तो कभी होते हैं नहीं, यहाँ पे मैं अब तक नहीं देखी हूँ। तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? हम म्यूचुअल करेंगे, क्यों मेरे साथ गलत हुआ है तो फाइट करेंगे ना। लॉ बना ही है फाइट करने के लिए। आज मेरे साथ गलत हुआ और हम लॉ का सहारा ही नहीं लेंगे, जाएंगे म्यूचुअल कर लेंगे, ये तो गलत है ना। मेरे साथ गलत हुआ, हमको इंसाफ चाहिए, इतना समझो बस, और कुछ नहीं। अगर इंसाफ ना मिले तो? इंसाफ ना मिले तो अपर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट किस लिए? आपको तो बोल ही दिया गया, पिरामिड है, नीचे ना मिला ऊपर चल जाओ, ऊपर ना मिला और ऊपर चल जाओ, वो भी ना मिला और ऊपर चल जाओ, इंसाफ मिलेगा। कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, बगल में एक नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरबिया भी है, कुवैत है, जापान है, चाइना है, XYZ कंट्रीज है, जिसमें अब तक बहुत कम ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे न्यूज़ आते हैं कि सुनने का मौका मिलता है कि फुला कंट्री में रेप हो गया, या फिर फुला कंट्री के शहर में ऐसा रेप हो गया। ऐसा तो बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे इंडिया में क्यों ऐसा सुनने को मिलता है? जहां तक मुझे लगता है इंडिया के लोग को, फिर वही बात आ गई, एजुकेशन जरूरी है। लोग आजकल हवस के पुजारी हो गए हैं, उनको जिस्म चाहिए, दिमाग में सिर्फ जिस्म चलता रहता है। वो ये नहीं देखते किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। वो छोटे छोटे बच्चों को हवस का शिकार बना दे रहे हैं। अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ये गलत है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सारा जरिया है, वो उस चीज को ठीक कर सकता है, पर किसी के बेटी के साथ ये करना वो बहुत दर्दनाक होता है, जिसको हम लोग लफ्ज में बयान भी नहीं कर सकते। जिसके साथ हुआ है सिर्फ वही जानता है कि वो लम्हा कितना डेंजर था उसके लिए। जी, 2020 से लेकर इंडिया में हर एक साल में रेप केस हुआ, जिसमें छोटी बच्चियां भी थी, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े लोग भी थे, और रेप करने वाले कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे, बड़े पहुंचे हुए लोग थे, पॉलिटिक्स के नेता थे, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे। ऐसे हुआ, इसलिए तो कहा जाता है कि क्रिमिनल का कोई भेष नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो एजुकेटेड पर्सन होता है, ना अनएजुकेटेड। क्रिमिनल जिसके माइंड में क्राइम आ जाए, इंटेंशन में क्राइम आ जाए, वही क्रिमिनल है। अगर लोग के अंदर ही क्राइम पल रहा हो तो वो तो क्राइम करेगा ही ना। तो ये है। अब इसको देखा जाए, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन ऐसा कर रहा है तो बहुत शर्म की बात है। हमारा हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा फिर? अगर खुद पढ़े लिखे लोग गंदगी में जा रहे हैं तो वो तरक्की कैसे करेगा? वो तो फिर डाउनफॉल की तरफ चल जाएगा। ऐसे नेता भी हैं, पॉलिटिक्स के बहुत बड़े नेता हैं, बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतने सारे रेप केस किए, फिर जो है लड़कियों के जो वीडियोस बना के जो है अपने पास रखा, और बहुत सारे केस किए। करने के बावजूद भी वो एक जो है बड़े पैमाने के लीडर बने, नेता बने, बहुमत से वो जीते भी। तो ये तो हम लोगों की गलती है ना। हम लोग सब अवेयर हो करके किसी को नेता बना दे रहे, तो गलती किसकी है? आम पब्लिक की। वो जानते हुए किसी ऐसे क्रिमिनल को क्यों नेता बना रहे? नेता यानी कि जो प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे आवाम को प्रोटेक्ट करे। पर जो प्रोटेक्ट नहीं करके नोच के खा जाए, उसको हम क्यों? हमारे हाथ में पावर है, वोटिंग पावर है। हम चाहे तो उसको तख्ता दे सकते हैं, तो हम चाहे तो छीन भी सकते हैं। तो आवाम को सोचना चाहिए कौन को नेता बनाना है और कौन को नहीं बना। क्या हमारा इंडियन लॉ पॉलिटिक्स के गुलाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे वालों के गुलाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर यूं समझा जाए कि मतलब गरीबों के लिए जो है एक गुंडा है, और जो है अमीरों के लिए एक बहुत अच्छे लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर हमारे इंडिया में जो है क्यों गरीबों के साथ जो है अन्याय होती है, उनके बेटियों के साथ जो है गलत व्यवहार होते हैं, फिर भी जो है हमारे जजेस है खामोश रहते हैं? खामोश तो वो लोग हैं ना जो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। पहुंचने से पहले मेरी इज्जत खराब हो जाएगा, हम आगे ही नहीं जाएंगे, मेरी बेटी का नाम बदनाम हो जाएगा, हम आगे नहीं जाएंगे, मेरा घर का नाम बदनाम हो जाएगा। ये सोच करके ही पीछे हट जाते हैं। अगर वो हिम्मत कर ले और अपनी बेटी का हाथ थामे और थाम के बोले कि चलो तुमको इंसाफ दिलाएंगे,
तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। टाइम लगता है, किसी को भी एक बार में तो हम क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते। जजेस तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं बस आया और तुम क्राइम किया है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़कियां या फिर उसके फैमिली वाले लड़के को फंसा रहे होते हैं। बहुत सारे केसेस में होता है कि नहीं तुम मेरे से शादी नहीं करेगा, तुम्हारे अगेंस्ट में हम रेप केस दे देंगे, तुम मेरे से ये नहीं करेगा, तुम्हारे अगेंस्ट में। तो क्या अगर वो जो एक मुजरिम नहीं है उसको मुजरिम बना दिया जाए, सही है? ये तो सही नहीं है ना। इसलिए मुलजिम से मुजरिम का जो सफर है ना लंबा हो जाता है। पब्लिक के हाथ में तो कानून नहीं है और कानून हाथ में लेके फायदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जस्टिस जो है हम लोग जस्टिस डिमांड कर सकते हैं, जस्टिस डिमांड करते हैं और मिलता भी है। बहुत सारे केसेस है जिसमें जजमेंट में एक्यूज को फांसी हुआ है, एक्यूज को सजा मिली है। बहुत सारे केसेस है। आपके नजर में क्या मतलब उसकी सजा होनी चाहिए? एक रेपिस्ट की सजा उसको, मेरे नजर में तो एक किसी पोल से उसको बांध दिया जाए। हाँ। और पत्थर से मार मार के मार दिया जाए। उसको वो दर्द मिले जो वो बच्ची या औरत सही है, जो उसको काट दिया जाए ब्लेड से और नमक भर दिया जाए, मजा आ जाएगा जब वो तड़पेगा तो। और क्या होना चाहिए? काफी है इतना, वो तड़प को समझ जाएगा। अगर किसी के साथ हो जाए ना तो दोबारा कोई करेगा नहीं ऐसा कुछ। इस्लाम का लॉ जिस तरह है, इस्लाम में जैसा हुक्म दिया गया है, क्या ऐसा जब अगर लॉ जब इस पर जो अमल होने लगेगा तो क्या मतलब रेप केस जैसा ऐसा हो सकता है? अगर कोई सच में करता है रेप तो उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर अगर कोई बेकसूर फंस गया तो हमारा लॉ ये बोलता है कि 10 मुजरिम छूट जाए ठीक है, एक बेकसूर को सजा नहीं होना चाहिए। एक बेकसूर को सजा अगर मिल गया तो इंसाफ नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा लॉ, इंडियन लॉ ये कहता है कि सब देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही सजा देंगे। और अगर वो सजा का हकदार है तो सजा मिलेगा ही। आप एज अ लॉयर, जैसे आप गर्ल है तो बहुत सारे गर्ल्स ऐसी हैं जो लॉयर बनना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है उनको। उनके पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोई भी लड़की पढ़ लिख करके लॉ करना चाहती है तो उनके पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो सपोर्ट करें। विदाउट सपोर्ट तो वो लॉ कर नहीं सकेगी। और पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। फ्यूचर बच्चों का पेरेंट्स के हाथ में ही है। अगर वो एक बार भी इनकार कर दे तो उसका फ्यूचर दांव पे लग सकता है। इसीलिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि उसका सपोर्ट करे और उसको आगे का तालीम दिलवाए। और जो लॉ कर रही है उसको क्या करना चाहिए? जो लॉ कर रही हैं तो उन लोग से बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जूनियर्स को 100 रुपए भी नहीं दिया जाता है। पूरे दिन काम करा के 100 रुपए भी नहीं दिया जाता है। तो डिमोटिवेशन नहीं करना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है कि आज नहीं तो कल ये फील्ड में तरक्की मिलेगा। और तरक्की मिलने के बाद, पहचान मिलने के बाद कभी कोई किसी के मतलब पीछे नहीं भागता है। लॉयर्स के पीछे लोग भागते हैं। एक्चुअल में लॉयर चेम्बर्स में बैठते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? चेम्बर्स तो जरूरी है ना। जैसे चेम्बर्स में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है केस ले लेते हैं, फिर उस पर फ्रॉड करते हैं। मैंने ऐसे सुना कि बहुत सारे लॉयर करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिलीगुड़ी बार में ऐसा कुछ नहीं सुनी है। हमारे जो कोर्ट में है ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर कहीं पे होता है तो फ्रॉड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आता है आपके पास इंसाफ का ये लेकर के आता है कि आप उनको इंसाफ दिलाएंगे और आप उनके साथ फ्रॉड कर देंगे तो फिर उसका क्या होगा? उसका इंसाफ कौन दिलाएगा? इसलिए लॉयर्स एटलीस्ट चीट ना करें। और अगर करते हैं तो फिर आप उनका अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उनके जो बार है, बार में कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लॉ के हिसाब से छोटे जाति धर्म के वाले लोग का क्या मतलब हक है? इक्वलिटी है, हर किसी को इक्वलिटी है, इक्वल राइट दिया गया है। मुस्लिम के लिए इक्वल राइट है। जैसे हिंदू भाइयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है। राइट टू स्पीच सबका इक्वल है, राइट टू लिव सबका इक्वल है। किसी को ऐसा नहीं कि तुम छोटे, तुम बड़े, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर खुद तो दलित परिवार के थे। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो वो तो ये नहीं लिखेंगे कि तुम छोटे जाति को है, तुम ये मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है। तो क्या मतलब जैसे हमारे इंडियन लॉ
सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदू भाइयों के नहीं। लिए जो है पावरफुल है, या फिर मुस्लिम नहीं। भाइयों के लिए, या फिर सबके लिए? सबके लिए इक्वल है, बट हाँ सबके लिए बराबर हम लोग के जो मुस्लिम लॉ है वो अलग है। एक शरीयत के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। हम लोग को ये हक दिया गया है कि हम लोग अपने शरीयत को लेके चला है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि मुस्लिम के पास अपना लॉ है, वो उसके थ्रू अपना काम, अपना जो भी है लॉ लेके चल सकता है। पर इंडियन लॉ को भी छोड़ना है ये जरूरी नहीं है। जैसे साहबानों का एक केस था जिसमें उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया था, 3 बार तलाक बोल करके। तो वो जब इंडियन लॉ के थ्रू लड़ी कि नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पली बड़ी, यहाँ पे मैं पैदा हुई, यहाँ का सब कुछ अगर हिंदुओं को मिल रहा है तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकता है? तो उसको इंसाफ मिला। आपको एक दिन के लिए जो है हमारे इंडिया की तरफ से मौका मिले कि एडवोकेट नाहिदा परवीन, नाहिदा साहिबा, मतलब आप एक दिन के लिए जो है जज की जगह पे हैं, कुर्सी पे हैं, और आपको इंडियन लॉ को कुछ लॉ को चेंज करने का मौका मिले, तो सबसे पहले आप क्या चेंज करना चाहेंगे? किसी इक्वल के पास राइट नहीं है कि वो इंडियन लॉ को चेंज कर दे। एक दिन के मगर लिए अगर पावर मिलता है, अगर पावर मिलता है तो मैं भी यही चाहूंगी कि जो हमारे मुस्लिम लॉ में तलाक का जो ओपिनियन है वो सही समझाने का। सबसे पहले जो हम लोगों को बताया गया है या फिल्म में फिल्माया गया है वो गलत है। ट्रिपल तलाक सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से नहीं होता है, इसमें पीरियड है, मुद्दत है, तरीका है, वो समझाए। सबसे इम्पोर्टेंट लोग को अवेयर करे कि ट्रिपल तलाक और तलाक में फर्क है, किस तरीके से देना चाहिए और किस तरीके से नहीं देना चाहिए। अगर वो मेरे को सही तरीके से तलाक नहीं देता है तो मैं उस आवाज ऊंची कर सकती हूँ, अपने कोर्ट में जा सकती हूँ, जा करके अपने इंसाफ का गुहार लगा सकती हूँ। मैसेज हमारे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे, भाई आराम से पढ़ो लिखो तरक्की करो, इधर उधर करके कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जब एक पोस्ट में पहुंच जाओगे तो बोलने का भी तरीका आ जाएगा और पावर मिल जाएगा। तो पावर चाहिए तो पढ़ाई करो। आपने अपना कीमती वक्त दिया, एपिसोड बातों बातों में आपका आना हुआ, इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए रिवील करने के लिए, साथ दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट बनाने के बाद कैसा फील हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही दिल खुश हुआ कि आप लोग इतना अच्छा से काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग को अवेयर कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट से, तो बहुत ही अच्छा लगा। हो गया हो गया मेन चीज है, मेन चीज है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड बातों बातों में, और कमेंट्स में जरूर बताएं। इसमें से बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा वो भी बताएं, ताकि हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाते रहें। तो अभी के लिए शुक्रिया, थैंक